राइट। चार्ज, और चार्ज क्या होता है, एनी अपॉन टी, यानी जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। कोई जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें आयंस फ्लो हो रहे हैं, अगर उसमें आयंस फ्लो हो रहे हैं तो नंबर ऑफ कटायन और एनायन दोनों प्लस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन दिए इन्होंने बहुत सारे। जैसे एक क्वेश्चन है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, बनाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें दो चार्ज कैरियर लेना पड़ सकता है। यहां पर देखिए H आयन भी चल रहा है और इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना है, तो गलत। आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, लेकिन दोनों को मानेंगे। दोनों चार्ज कैरियर है। चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर क्या होता है, जो चार्ज को कैरी करे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो दोनों के दोनों चार्ज कैरियर है बच्चों, ठीक है। तो देखिए N जो होगा, N मतलब यहां पर रखने के लिए, तो नंबर ऑफ H प्लस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला लेंगे। H प्लस की संख्या 10 टू द पावर 18 और ये है 2.7 इंटू 10 का पावर 18। 10 का पावर 18 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 2.7 यानी 3.7 इंटू पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब ये क्या क्या बार बार लिख रहा है, टाइम 1 सेकेंड है। तो बस यही फॉर्मूला लगेगा। देखिए R चाहिए, V दिया है, तो कैसा निकलेगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, और I निकाल लीजिए। I कैसे निकलेंगे बताइए, NE बाई टी। N कितना ये लिखा है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 18। E का वैल्यू सबको पता होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 टाइम 1 सेकेंड। यहां से करंट आ जाएगा, बिंदास कर लो, देखो बहुत आसानी से बनेगा। ये इसमें से माइनस करना, उसके बाद R इक्वल टू V बाई आई लगा लेना, कर लेना R इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, निकाल के आप बताइए आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर आना चाहिए 3.9 इंटू 10 का पावर 2 ओम। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, तुम भी डायरेक्ट छाप लेते हो, तुम बहुत गधे हो, खुद से करने क्या आदत है। चलिए आप करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। Q बराबर इतना बड़ा फंक्शन दिया है टाइम में, जब भी Q का वैल्यू टाइम में दे तो करंट कैसे निकलेगा, तो तुमने पढ़ा है एक फॉर्मूला करंट का, I बराबर dQ बाई dt, पढ़े हैं। यानी चार्ज का डिफरेंशिएशन कर दे टाइम में तो बनेगा। ठीक है, तो T देखते ही शायद कुछ लोगों को समझ गया होगा। जैसे ये वेरिएबल रहे, देखो वेरिएबल रहे तो dd लगा लो, वेरिएबल नहीं रहे तो ऐसे करो। वेरिएबल समझता है, बदल रहा हो, ये बदलेगा ना, टाइम अलग अलग, टाइम पे अलग अलग। इसमें एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है। चलिए तो हम लोग करते हैं, ध्यान दें। तो आप कंप्लीट करते जाएंगे साथ साथ। इनिशियल करंट, इनिशियल मतलब जब टाइम 0 है, करंट चाहिए इनको, करंट, इनिशियल करंट। इनिशियल करंट मतलब कोई भी चीज इनिशियल का क्या मतलब होता है, टाइम 0 यानी स्मॉल t 0। तो मान लो अगर हम t का वैल्यू इसमें डाल दे तो करंट आएगा, नहीं आएगा, चार्ज आएगा। कोई सोच रहा है करंट चार्ज अपॉन टाइम कर ले, तो भी गलत, टाइम 0 से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, तो बहुत सिंपल है, याद रखो। I का एक फॉर्मूला होता है, I इंस्टेंटेनियस, पढ़ाया होगा हमें। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, dQ बाई dt। तो दो चीज दिमाग में रखे, Q बाई टी भी है, dQ बाई dt भी है। ये कब लगेगा, जब ये वेरिएबल हो। ये सब चीजें समझना है तुमको। वेरिएबल है, दिख रहा है, t का वैल्यू चेंज करो, चार्ज बदलेगा। तो अब कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है। d बाई dt ऑफ Q, यह है Q का वैल्यू कितना बड़ा, AT माइनस हाफ BT स्क्वायर प्लस 1/6 CT क्यूब। आप ध्यान दो, सब A कांस्टेंट है, छोड़ दो। T का डिफरेंशिएशन कितना आता है, डायरेक्ट करेगा डिफरेंशिएशन, सबको समझता है कि मूर्ख जैसा करे, लंबा खींच के। तुमको करना है तो कर लेना, कोई रोक नहीं है, अंदर ले जाओ,
कांस्टेंट को बाहर लाओ, फिर टी का करो। हम डायरेक्ट करते हैं, देखो ए को छोड़ दिए, टी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 माइनस 1/2 बी, इसको छोड़ दिए। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बताइए टी के पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, पावर सामने आ जाता है। फिर 1/6 सी को छोड़ दिए, इसका हो जाएगा 3t का पावर 2। अब ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 6 कट गया, तो आ गया a 1 जा a यानी माइनस bt प्लस CT²/2। यह करंट आ गया, देख लीजिए। अब पूछा है इनिशियल करंट। इनिशियल करंट के लिए t का वैल्यू कितना डाल दीजिए इसमें 0, ये 0 ये 0, क्या होगा इनिशियल करंट a। अब दूसरा सवाल बड़ा अच्छा है, टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम या मिनिमम। बताओ कितने देर बाद मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। कोई जानता है मैक्सिमम मिनिमम के सवाल कैसे बनाते हैं? बनवाया हमने तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, याद करो। रिंग पढ़ाए थे, ये एक रिंग पढ़ाए थे। रिंग से कितने दूर पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, R = √R/√3 ऐसा कुछ था। ठीक है, किसी को याद है कैसे किया था हमने? नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं। देखिए मैक्सिमम मिनिमम जब भी वैल्यू पूछ ले किसी भी वेरिएबल चीज का, ये वेरिएबल है तो उसको करना है डिफरेंशिएट। क्या करना है? डिफरेंशिएट। किसको मैक्सिमम करने बोल रहा है? करंट को। तो जिस भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम पूछ ले तो उसको करना है डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको कर देना है 0, और वो 0 से टाइम का वैल्यू निकालो, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो तो पता चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग बना के। तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे करेंगे इसको फिर से एक बार समझ लें। कभी भी ऐसा मैक्सिमा मिनिमा पूछ लिया, शायद मैथ्स वाले पढ़े होंगे, उनका चैप्टर भी है, बायोलॉजी वालों में नहीं है लेकिन मैथ्स में तो है। तो बायोलॉजी वाले ध्यान से सुनेंगे, मैथ वालों को तो समझ जाएगा, या बाद में पढ़ना है तो पक्का समझ जाता है, उनको पूरा एक चैप्टर ही है। तो किसी भी चीज को ज्यादा या कम पद है पता कैसे चलेगा? वेरिएबल चीज, वेरिएबल, सब कुछ हम वेरिएबल के लिए पढ़ा रहे हैं। ये वेरिएबल है, टी में है। तो जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम करना है तो पहला स्टेप है डिफरेंशिएशन। तो आप डिफरेंशिएशन कर दे आई का, यानी d/dt ऑफ करो i यानी a माइनस bt प्लस CT²/2। ठीक है, तो देखो a का डिफरेंशिएशन 0, टाइम नहीं है उसमें। bt में कितना डिफरेंशिएशन आएगा? b t का 1 प्लस ये पावर सामने आ जाएगा c/2 को छोड़ दो 2t आएगा, 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा माइनस b प्लस ct। क्या गया? डिफरेंशिएशन, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप क्या करें? डिफरेंशिएशन का वैल्यू को इक्वेट कर दे 0 से, 0 से इक्वेट करके वैल्यू निकालें। माइनस b प्लस ct = 0, तो ct = b, तो टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? b/c। अब इसी टाइम पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा, भाई ये पक्का है। अब क्या है हमको कैसे पता मैक्सिमा है कि मिनिमा? तो उसको पता करने के लिए फिर से डिफरेंशिएट करें, डबल डिफरेंशिएशन, d2i/dt²। डबल डिफरेंशिएशन समझा? डबल डिफरेंशिएशन मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, क्या लगाते हो? d/dt। तो d/dt इसमें मल्टीप्लाई करो, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो d/dt दोनों तरफ लगा दिया गया है। ये लाइन सबको समझा क्या हुआ है? इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए तुम यहां पे i से डिफरेंशिएट किए, i था ये। डिफरेंशिएट जैसे बोले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुमने क्या लगाया इसमें? d/dt दोनों तरफ। ठीक है, हमने बोला फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसके में और इधर इधर क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? d/dt। सोचे तो इसको अगर हम d/dt से मल्टीप्लाई करेंगे, मन में करो d/dt, तो क्या आएगा? d पे स्क्वायर आएगा, करंट पे तो नहीं आएगा, और dt²। अब इसका डिफरेंशिएशन b का कितना आ जाएगा बताइए? 0, और c का c और 1 t का 1, c आ गया।
सी कैसा है, पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, पॉजिटिव, ध्यान से समझ ले, पॉजिटिव। अब यहां क्या है सुनना, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया, दैट इज, इसका ये मतलब है कि मिनिमा वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, मिनिमा। उल्टा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, निगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा और निगेटिव आया तो मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, निगेटिव आया तो मैक्सिमा। अब क्या करो, अब वैल्यू कितना है, कोई पूछा फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछा है। अच्छा टाइम पूछा था, देखो टाइम बताओ, तो ये है टाइम, b/c सेकंड के बाद, b/c सेकंड के बाद ये वैल्यू करंट का कम हो जाएगा। कोई बोला कितना होगा, तो क्या करो इस b/c को यहां पे पुट कर दो। ठीक है, वो पूछा नहीं है फिर भी हम बता रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट का मिनिमम वैल्यू एट, कब होगा मिनिमम, जब टाइम का वैल्यू b/c होगा। इसको पुट कर दे यहाँ पे तो करंट निकल जाएगा, a माइनस b, t के जगह पर क्या पुट कर दो, b/c प्लस c t स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बाई c स्क्वायर अपॉन 2, एक c से एक c मर गया, तो क्या आ गया ये बताइए, a माइनस b स्क्वायर बाई c प्लस b स्क्वायर बाई 2c। इसको सॉल्व कर लो, a एलसीएम कितना हो जाएगा 2c, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है क्या, हाँ 2c डिवाइड के 2 बच गया, 2 से मल्टीप्लाई, ये कट गया, सही है। तो i बराबर कितना आ रहा है बताइए, a, इसमें से ये माइनस जाएगा, माइनस b स्क्वायर अपॉन 2c। फिर से इसके स्टेप को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो भी मैथ्स वाला नहीं है वो उसको ध्यान से सुनेगा और समझेगा। ठीक है, हो सकता है समझा भी नहीं हो, बोलते तो हो नहीं तुम लोग, ऐसा मिला ले थोड़ा, हाँ सही है। चलिए, तो मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए कितने स्टेप हैं, ये नोट कर लिया आपने। मैक्सिमा मिनिमा के कितने स्टेप हैं, मैक्सिमा मिनिमा के बच्चों 3 स्टेप, 3 स्टेप बस। कैसा 3 स्टेप है, आपको क्वेश्चन के नीचे बता दे क्या, क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, तो इसको कहीं बॉक्स बना के आप लिख लेंगे, फिर फॉर मैक्सिमा मिनिमा, कोई भी चीज वेरिएबल हो, फंक्शन, फंक्शन समझता है, फंक्शन मतलब जिसमें टी वगैरह आ जाए, वेरिएबल, वेरिएबल समझता होगा। तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट वंस, एक बार, एंड इक्वेट विथ 0। देखो यहां पे किया, दिख रहा है, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको किससे इक्वेट कर दिए, 0 से। टू गेट वैल्यू ऑफ टी, यहां टी निकाले, हो सकता है एक्स निकालना पड़े, जो भी निकालना पड़े, कुछ वैल्यू निकलेगा जो वेरिएबल है, वहां पे वेरिएबल का वैल्यू निकाले। दूसरा स्टेप बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन करें, डबल डिफरेंशिएशन करें, डबल डिफरेंशिएट फंक्शन, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करें। अगर डबल डिफरेंशिएशन, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो मिनिमा होगा, उल्टा, और अगर निगेटिव रिजल्ट आया तो क्या होगा बताइए, मैक्सिमम। बट इससे पता चला है कि मिनिमम, ये तो नहीं पता चला ना कि कितना वैल्यू। सोचो, हमने बता दिया कि भाई 10 सेकेंड बाद सबसे ज्यादा करंट, हमने बता दिया 10 सेकेंड बाद सबसे ज्यादा करंट, कितना करंट, तो क्या करोगे, इस टाइम को उसमें डाल दो, करंट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो तीसरा स्टेप वही है, पुट टी इन आई एंड गेट वैल्यू, उसके बाद वैल्यू निकालो। ये छूट जाता है बच्चों से, यहां तक बहुत सारे लोग कर भी देते हैं, 0 करो वैल्यू निकालो। भाई तुमने ये पता करा कि 10 सेकेंड बाद करंट सबसे ज्यादा, कितना,
तो इस 10 सेकंड को करंट में डाल दो, टाइम का वैल्यू 10 सेकंड इसमें डाल दो, ये देखो डाल दिया हमने तो आ गया। इतना सबसे ज्यादा करंट, ज्यादा तो नहीं था, मिनिमम था। क्या था ये? मिनिमम। कम से कम इतना करंट जाएगा, कम से कम, इससे कम करंट। मिनिमम कैसे पता चला, समझ रहा है ना? डबल डिफरेंशिएशन क्या आया था? पॉजिटिव। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो क्या बोलते हैं? मिनिमम। याद रखो, उल्टा है, याद रहेगा, उल्टा है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकता है। सुन रहे हैं सिर्फ? तो ये क्वेश्चन करने के लिए सभी लोग यही फॉर्मूला यूज करता है, कोई दूसरा यूज नहीं करता, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। बट एक छोटा सा मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूरा पढ़िए। वायर को खींच के लंबा किया गया। किसी भी चीज को अगर हम खींचेंगे तो पतला भी तो होगा। मान लो यह है, खींचेंगे तो पतला हो जाएगा, यानी एरिया भी चेंज होगा। लेकिन उसके बारे में तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है, सिर्फ लेंथ के बारे में लिखा है। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो आप ऐसा लिख लीजिए, फॉर्मूला लगेगा। अब थोड़ा डायग्राम बना के हम समझाते हैं। मेरे पास एक मोटा सा वायर है जिसका एरिया कुछ ए है और लेंथ एल है, तो रेजिस्टेंस आर है। अच्छा, इसी वायर को हमने खींचा, ड्रॉ किया। ड्रॉ मतलब खींचना होता है। तो ये लंबा हो गया, लंबा हो गया लेकिन पतला भी हो गया, यानी एरिया भी चेंज हो गया। लेंथ बोल रहा है 2L हो गया, ठीक है, तो बात तो मानिए। एरिया कितना हुआ? तो इसको करने के लिए एक आइडिया है, मतलब कितना एरिया कम ज्यादा हुआ। तुमको कैसे पता एरिया कम हुआ लेकिन कितना हुआ? हाफ हुआ, डबल हुआ, कुछ भी हुआ। तो आप वॉल्यूम, तुम 10th पास हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम सबने पढ़ा है। तुमने देखा होगा किसी भी चीज को जब दूसरे शेप में बदलते हैं तो क्या है जो नहीं बदलता है? वॉल्यूम। याद है 10th में बनाया होगा ऐसा सवाल? इसको पिघला के वो बना दो, उसको खींच के वो बना दो, मोड़ के, सब चीज बदल जाएगा उसका, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा, वॉल्यूम। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, यहां पर लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेकिन हम इसको एरिया इंटू लेंथ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको एरिया और लेंथ का काम है। तो इसका एरिया ध्यान दो, इसका एरिया A1 L1, A1 L1 लिखो, अच्छा रहता है। इसका एरिया A2 L2, वैल्यू डालेंगे बाद में, टेंशन मतलब हम ऐसे लिख दिए। मतलब आप याद कर सकते हो, यही फॉर्मूला लगाना है, A1 L1 इक्वल टू A2 L2। हर बार ये दो लाइन नहीं भी लिखना है, बचना है बच्चा। खींच के लंबा किए, दबा के पतला किए, दबा दिए, खींच लिए, ये सब सवाल ऐसे बनता है। तो अब बताइए एरिया कितना था? एरिया कितना था आपको? कितना डायग्राम है? A। लेंथ कितना है? L। फिर इधर क्या बोल रहा है? एरिया पता नहीं अपने को, लेंथ तो पता है ना कितना? 2L। L से L कट गया, तो बताइए A2 कितना आ गया? बताइए बच्चों, A2 कितना आ गया? एरिया 2, हमको एरिया चाहिए ना, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो A/2, यानी एरिया हाफ हो गया। एरिया क्या हो गया? हाफ हो गया। मतलब जब हम तार को खींचे तो आधा मोटा का हो गया, पतला, सही है। इसको तुम याद भी रख सकते हो, बट याद रखने से अच्छा कर लेना। यानी एरिया हो गया A/2। यही आप गलती कर देते हैं बच्चों, यही चीज कि एरिया हम लोग नहीं लेते हैं, बस लेंथ ले लेते हैं। अब ये सवाल आसानी से बन जाएगा। अब आप लिख लो R का फॉर्मूला ρL/A। अब नया रेसिस्टेंस, न्यू रेसिस्टेंस इक्वल टू रो। L के जगह पर क्या डालोगे? 2L, और एरिया के जगह पर क्या डालोगे? A/2। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो न्यू रेसिस्टेंस जो होगा ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4, समझा? ये रेसिप्रोकल होगा 4 ρL/A। ρL/A को क्या लिख सकते हैं? R। ρL/A को क्या लिख सकते हैं? R, तो 4R। तो नया रेसिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 4R। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप करके दिखाइए। इफ ए वायर इज stretched
स्ट्रेच्ड टू 10 टाइम्स लॉन्गर। समझा इसका मतलब 10 गुना ज्यादा लंबा। जैसे यहां डबल हुआ था तो वहां 10 गुना लेना है। लॉन्गर देन ओरिजिनल लेंथ ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम। उसका रेसिस्टेंस कितना था, वैल्यू दे दिया इन्होंने आर का, कितना 100, तो यहां 100 से मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में 100 ओम। फाइंड न्यू रेसिस्टेंस, जल्दी करें, फाइंड न्यू आर, जल्दी बताओ उसका आंसर। दस ओम है रेसिस्टेंस, 10 ओम। चलिए, तो आपसे तो बन नहीं रहा होगा, हम ही बनाते हैं। क्या बोल रहा है, दो वायर है इक्वल लेंथ का, एक एल्यूमिनियम का बना है और एक कॉपर का, सेम रेसिस्टेंस भी है, एंड दोनों वायर की लंबाई सेम है, और एक एल्यूमिनियम का बना है और एक कॉपर का। इससे क्या फायदा होगा, रो अलग अलग होगा, रो। तो इसका लेंथ L, इसका L, एरिया पता नहीं तो एरिया A1 मानते हैं, इसका A2 मान लेते हैं, ठीक है। एरिया नहीं बोला ना इसे। अच्छा, एक कॉपर का है, एक एल्यूमिनियम का। तो तुमने पढ़ा होगा हर मटेरियल का रो अलग अलग होता है, ये दिया भी है अलग अलग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां से एरिया के बारे में कुछ जानकारी ज्ञान करते हैं, ठीक है। यहां से एरिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, बाकी सब तो अपने को पता है। सेम रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस भी सेम है, इसका रेसिस्टेंस R, इसका भी R। तो बस एरिया नहीं पता हम लोग, तो एरिया का रेशियो निकालेंगे यहां से, ठीक है। ध्यान दो इस बात को। तो आपने पढ़ा है R इक्वल टू रो L बाई A। तो अगर एरिया पूछा जाए तो कितना आएगा बताइए, रो L बाई R। अब इसका एरिया A1 कितना आएगा बताइए, रो 1, ये रो 1 दिया भी, हाँ, इंटू लेंथ L और रेसिस्टेंस तो सेम ही है R। इसका एरिया पूछे तो, इसका एरिया पूछे तो बताइए A2, ये भी आएगा रो 2, बस रो अलग है, लेंथ L अपॉन रेसिस्टेंस R। अब आप A1 अपॉन A2 निकाल लीजिए रेशियो, ठीक है, कट जाएगा सब। तो रो 1 L बाई R और रो 2 L बाई R, रो 1 बाई रो 2 आपको पता है ना, रो 1 यानी 2.63 इंटू 10 का पावर -8 डिवाइडेड बाई 1.72 इंटू 10 का पावर, ये कट गया, पॉइंट से पॉइंट भी कट गया, इसको इससे डिवाइड करके लिख लेना। तो A1 बाई A2 आ गया बच्चों मेरे को 263 डिवाइडेड बाई 172, बस अब यहाँ 1.52। अब क्या बोला है, कौन हल्का है, हल्का भारी तो मास ही डिसाइड करता है। तो मास निकालते हैं, देखिए मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो मास के लिए इन्होंने डेंसिटी भी तो दे दिया आपको, डेंसिटी भी तो दे दिया है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी से ही बना लेंगे। डेंसिटी हो, रिलेटिव डेंसिटी 2.7 है, रिलेटिव डेंसिटी हो, एक ही बात है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, छोटे नंबर्स होते हैं थोड़ा। देखिए, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो वॉल्यूम के लिए क्या लगाते हैं, तुमको पता होगा तार में बार बार मिलता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को क्या लिख लेंगे हम लोग, एरिया इंटू लेंथ।
बस यही सवाल बनवा देगा अपना फॉर्मूला। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो डेंसिटी एल्यूमिनियम का ले लो, कितना है एल्यूमिनियम का डेंसिटी 2.7, एरिया A1 और लेंथ तो L ही है ना। फिर मास ऑफ कॉपर, तो कॉपर का डेंसिटी ले लीजिए 8.9, एरिया A2 और L। फिर इन दोनों को डिवाइड करिए A1 बाई A2, यानी ऊपर एल्यूमिनियम का ले लो, L से L कट गया, A1 बाई A2 भी कटा है, पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा। A1 बाई A2 कितना है 1.52। मान लो हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई भी कर दे, 30 है, तो 30 का 1.5 गुना कितना होगा, मेरे हिसाब से तो ऊपर कम ही है। तो डिवाइड मत करना, इसको फ्रैक्शन में भी रखोगे तो काम हो जाएगा मेरा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड फ्रैक्शन हम तुमको सिखाए हैं, दोनों साइड फ्रैक्शन हो तो जिसका न्यूमिनेटर जाता अगर इधर है तो ऊपर वाला जाता, डिनोमिनेटर याद है हम तुमको कहां सिखाए थे ये चीज, फराडे लॉ में सिखाए होंगे। न्यूमिनेटर ज्यादा तो इधर वाला भी ज्यादा, तो न्यूमिनेटर ज्यादा ही है। मान लो ये 30 भी हो, मान लो ये 30 हो, ठीक है बच्चों, मान लो ये 30 है 30, तो 30 का 1.5 गुना, तो 30 का डबल कितना होता है 60, तो डबल भी करे तो भी तो ऊपर वाला कम ही है। तो ये तुम जब मल्टीप्लाई करके भी देखोगे जो भी आएगा, इसमें न्यूमिनेटर कम है तो ये कम होगा। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन मास ऑफ कॉपर। कितना कम है इसको भी कर लेना, कितना कम है ये भी बना लेना। हाउ मच पूछा है, मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इतना टाइम्स लेस देन कॉपर। एल्यूमिनियम का मास इतना गुना कम है, अब वैल्यू कैलकुलेट करना, इतना कम है टाइम्स लेस देन कॉपर। अब पूछा आगे, आगे का जवाब तुम खुद भी समझ गए। एल्यूमिनियम को क्यों इस्तेमाल करते हो ओवरहेड केबल में, ऊपर जो सर के ऊपर से जो केबल जाता है, तुमने देखा होगा पोल पे उसमें एल्यूमिनियम का तार लगता है। कभी तुमने देखा पोल पे कॉपर का वायर गया हो, क्यों नहीं, कॉपर इज द बेस्ट, अच्छा कंडक्टर, क्यों नहीं कॉपर ले गए, बिकॉज कॉपर का वजन क्या है ज्यादा, कॉपर वजन ज्यादा है, ज्यादा वजन है तो ले जाने में गिर जाएगा, टूट सकता है, समझ गया। तो क्यों एल्यूमिनियम का ही तार बनाते हैं पोल पे, बड़े बड़ी जो पोले गई है तुमने देखा होगा, लिटिल स्टेप के ऊपर से गई है, उसमें कौन सा वायर लगा है, एल्यूमिनियम की कॉपर, एल्यूमिनियम, क्यों नहीं कॉपर क्यों नहीं लगा, अच्छा है तो कॉपर, घर में तो हम लोग कॉपर लगाते हैं, वहां क्यों एल्यूमिनियम लगा रहे हैं, तो बिकॉज एल्यूमिनियम का मास कम है। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन कॉपर, so it is used in overhead power cable। चलिए ये बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी कर लीजिए। हर फॉर्मूले पे हमने एक क्वेश्चन करा दिया है, बाकी असाइनमेंट हम दे देंगे उसमें करना। किस फॉर्मूले पे पता कैसे चलेगा, तो इसमें टेम्परेचर की और आर की बात की है। याद करो कौन सा फॉर्मूला पर है जिसमें टी और आर हो, तो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, आर नॉट, यानी शुरू का रेजिस्टेंस फिर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। जिस क्वेश्चन में आर और टी की बात कर दिया समझो ये फॉर्मूला। अब टी कहाँ है तो दिखने वाले को दिखता है आइस पॉइंट, पॉइंट लगाए तो टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
आइस पॉइंट कितना डिग्री होगा, 0। आइस पॉइंट 0। स्टीम पॉइंट, स्टीम कितने पे बनता है बताइए, 100। ये 100 लिखा है और ये 0 लिखा है, तुमको समझना चाहिए बस। अच्छा, यहां पर डेल्टा टी चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री में लो या केल्विन में लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उतना ही आता है। तो हम एक दिन बताए थे, डेल्टा टी अगर दिया है 2 डिग्री सेल्सियस या इसको हम 2 केल्विन भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। याद है, हम करके भी दिखाएंगे। T2 माइनस T1 करोगे 273 कट जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आए? कुछ लोगों को नहीं आए होंगे, सोचे होंगे 273 तो प्लस करना चाहिए। मूर्ख हो, पागल कर रहे हो मेरे को। मान लो 200 डिग्री सेल्सियस है और 300 डिग्री सेल्सियस है। अब बताओ डेल्टा टी कितना आएगा डिग्री में, तो 100 आएगा। अच्छी बात है। अब एक काम करो, इसको केल्विन में बनाओ। डेल्टा मतलब चेंज निकालने के लिए, चेंज निकालने के लिए तुम क्या करोगे, पहले केल्विन बनाओ फिर माइनस करोगे। माइनस करके तो नहीं बनाने का सोच रहे हो ना, अगर सोच रहे हो तो गधा हो तुम, और सोच रहे हो कि माइनस करके बनाएंगे तो बेवकूफ हो और कुछ नहीं, तभी गलती होती है, तभी गलत आंसर आएगा तुम्हारा। अब क्या करो, इसको केल्विन में बनाओ। तो इसको केल्विन में बनाओगे तो क्या प्लस करोगे, 273। इसको भी केल्विन बनाओगे तो क्या प्लस करोगे, 273। अब फिर माइनस करोगे दोनों को। अब तो जब माइनस करेंगे तो कट नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, बेवकूफ लोग जल्दी नहीं आता है। ये मान लो, कर ही लो तुम, चुपचाप कर ही लो। इसका केल्विन में आएगा 473 केल्विन, इसका आएगा 4 3 2 573 केल्विन। अब बताओ डेल्टा टी कितना आ रहा है, 573 माइनस 100 केल्विन। शायद आप बुद्धि में घुस गया हो कि चेंज जो हम डिग्री सेल्सियस में ले या केल्विन में ले फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही वैल्यू रहता है, क्योंकि ये कट जाता है। थोड़ा दिमाग लगाते थे तो समझ जाता था। माइनस करेंगे हम तो 273 जो प्लस किए दोनों में तो कट ही जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस जो है बच्चों 5 ओम है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो रेसिस्टेंस है वो है 5.5 ओम। तो कितने टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस होगा 5.8 ओम। देखिए, कभी भी अगर आपको रेसिस्टेंस चाहिए एट एनी टेम्परेचर तो आपको अल्फा पता होना चाहिए और टेम्परेचर पता होना चाहिए। अल्फा भी नहीं पता, टेम्परेचर भी नहीं पता, तो इन दोनों से पहले हम अल्फा निकालेंगे। इन दोनों से क्या निकालेंगे, अल्फा। कैसे, तो देखो ये फॉर्मूला लगाइए। मान लीजिए शुरुआत का रेसिस्टेंस R1, तो लगाओ रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, 0 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा फॉर्मूला, R0 फिर 1 प्लस अल्फा तो चेंज नहीं होता है एक मटेरियल का, किसी एक वायर का अल्फा सेम ही रहता है, डेल्टा टी। देखिए डेल्टा टी, यहां से यहां की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को एक साथ ले लीजिए। ये 0 पे है, ये 100 पे है, तो आप R2 R1 मिल गया। इसको बोल दो R0 शुरुआत का, इसको बोल दो R एट टेम्परेचर T। सही है कि नहीं? तो फॉर्मूला लगाएंगे R एट T। R एट T मतलब कितना बताइए, 5.5। R0 शुरू में कितना, 5, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। नहीं तो काम करेंगे, अल्फा का डायरेक्ट भी तो फॉर्मूला है, अल्फा का डायरेक्ट भी है ना, क्या, RT माइनस R0। एक दो स्टेप बच जाएगा, ये भी पढ़ाया था। अरे इसको मल्टीप्लाई करके इधर लाओ ना बेवकूफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इधर लाके डिवाइड करो तो क्या आएगा, RT माइनस R0, उसके बाद R0 इंटू डेल्टा टी। ये सब याद ही नहीं होगा, हम तुम लोग बैठे उल्लू जैसा। तो RT कितना है एट टेम्परेचर T, 5.5। R0 शुरू में 5, फिर यहाँ पे भी 5। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज काय में भी निकाल दो, 100 माइनस 0। क्लियर है? यहाँ पे जो दो टेम्परेचर माइनस करे उसका ही रेसिस्टेंस यहाँ आना चाहिए। यार 0.5 बाई 5 इंटू 100, 5 से 5 कट गया 0.1, यानी गया 1/1000। 1/1000 यानी 10 का पावर -3। ठीक है।
अब पूछा है R@3, तो फिर R@T चाहिए। R@T चाहिए तो आपको R0 तो यूज करना ही पड़ेगा। इस फॉर्मूले में आपको दो वैल्यू होना चाहिए, एक शुरू में कितना था, बाद में कितना है। तो R0 किसको माने, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, मतलब दो दो लेना है, एक बार में एक एक नहीं लेना है। कितना लेना है, दो दो लेना है। पहले हम इन दोनों के लिए, अब फिर से ये 1 इक्वेशन था, ये 2 था और ये 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 3, R0 किसको मान लोगे बताओ, 5 ओम को 0 डिग्री सेल्सियस पे। RT पता नहीं अपने को, RT पता है, टेम्परेचर नहीं पता। चलिए फॉर्मूला लगाइए, अल्फा का ही लगाएंगे, नहीं RT का लगा लो। अभी RT निकालना है ना, तो ये यूज करो, ये यूज करो, दो है एक ही बात है, दोनों थोड़ा स्टेप्स बचेंगे। तो RT का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, मतलब T टेम्परेचर पे टाइम और जी मतलब O ओरिजिनल। समझ रहे हैं ना, ये चेंज लेना है यहाँ पे। तो हमको तो RT पता है यार, कितना पता है 5.8, R0 पता है 5, 1 प्लस अल्फा भी पता है 10 का पावर -3, T2 माइनस T1, T पता नहीं, T1 कितना है 0। बस इसी को सॉल्व कर लो, डिवाइड करो 5.8 डिवाइडेड बाई 5। अब ये डिवाइड कर लीजिए 5 से, 5 1 जा 5, 5.13 अब ये 1 इधर माइनस हो जाएगा ना, इसमें से 1 माइनस करोगे 0.16। अब ये डिवाइड कर दो, तो टेम्परेचर कितना आ रहा है 0.16 अपॉन 10 का पावर -3। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और ज्यादा हो गया। अब यहां से डेसिमल हटा लो, 16/100 और ये 1000, 20 मर गया, 160 केल्विन बोलो या डिग्री सेल्सियस बोलो। डिग्री में है ना सब, तो इसको भी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ गया क्या, सबको समझ में आ गया। यहाँ पे अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन भी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाओ इसी फॉर्मूले पे, समझाओ तो। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज 100 ओम। एट व्हाट टेम्परेचर, करो बहुत आसान है। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेसिस्टेंस इज 117। अल्फा दिया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया 1.7 इंटू 10 का पावर -4। चलिए करके बताइए, आसान है, समझ रहा है। इस फॉर्मूले कैसे यूज करना है, दो टेम्परेचर होना चाहिए पता अपने को, 0 से 100, फिर 0 से T वाला हमने लिया। सिर्फ एक में यूज कर सकते क्या, नहीं। कैसे यूज करोगे एक में, इनिशियल किसको मानोगे, इनिशियल फाइनल दोनों चाहिए ना, पहले कितना था अभी कितना। यहाँ पर भी डेल्टा टी लेना है, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, दो टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। एक बार हम इसको यूज करके क्या निकाले अल्फा, और एक बार फिर इसको यूज करके क्या निकाले टी। सोचो इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। हमको पहली बार क्या पता था, दो रेसिस्टेंस पता था, दो टेम्परेचर पता था, अल्फा निकाल लिए। दूसरी बार क्या नहीं पता था, टेम्परेचर नहीं पता था, दो रेसिस्टेंस पता था, देखो ये और ये, बस अल्फा भी पता था। करोगे, बताओ उसका आंसर बताओ भाई जल्दी। अभी पिछली बार जिसने बनाया था हम उम्मीद करेंगे इस बार भी बना देगा जल्दी।
तो फॉर्मूला क्या लगेगा तुमको ही पता है, R at T इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। R एट टेम्परेचर T 27 डिग्री की बात किया है और दूसरी बार टेम्परेचर दिया ही नहीं है। देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस है 100 ओम, कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर दिया नहीं, रेसिस्टेंस होगा 117 ओम। ये है आपको रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T, इसको मान लेंगे R0 बराबर। किसी को भी मान सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर वाला RT होगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर लिया था, चेंज नहीं इंक्रीज, तो बढ़ा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका, बन जाएगा, समझ में आ रहा है। इसको मान लो टेम्परेचर स्टार्टिंग का T इनिशियल और ये T फाइनल पूछा है, तो क्या करेंगे, यहां रख दो RT कितना है 117, R0 100 1 प्लस अल्फा 1.7 इंटू अल्फा रखने के बाद ब्रैकेट में T2 माइनस T1 लगाया था बराबर, T2 माइनस T1। तो हाई टेम्परेचर का टेम्परेचर कितना माने T, और लो वाले का कितना माने, कितना दिया है 27। ध्यान रखना यहां गलती होना नहीं चाहिए बस, बाकी सब जगह नहीं होता। ये डिवाइड कर लो तो 1.17 डिवाइड में 100 डिवाइड हो गया, ठीक है। ये 1 इधर माइनस कर दो तो 0.17 इधर माइनस हो जाएगा ना, अब ये डिवाइड हो जाएगा, ये 10 का पावर 4 ऊपर चला जाएगा, यहां का पॉइंट हटाओ तो कितना आएगा डिवाइड में 100, और यहां का पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 17 से 17 काट लो, यहाँ का एक जीरो यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा 10 का पावर 3। ये 27 को प्लस इधर कर दो लाके, तो एक 10 का पावर 3 मतलब 1000 प्लस 27 कितना आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। तो जिससे भी ये क्वेश्चन नहीं बना, ध्यान दे, आसान क्वेश्चन है, तो करना कुछ नहीं है, ए और बी के बीच में निकालना। आप ए से क्या करो, एक करंट फ्लो करा के देखिए, एक ए से करंट फ्लो करा के देखिए, बताइए यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा ना, और ये करंट इन दोनों तक सेम जाएगा, यानी ये दोनों सीरीज है, फिर यहाँ टूटेगा, फिर इन दोनों में सेम जाएगा, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में, यानी ये दोनों 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 सब सीरीज है, और ये भी नीचे वाले सब सीरीज में है। तो सीरीज में क्या करते, प्लस कर लेते, कर लीजिए 1 + 1 1 + 1 1 + 1, तो ये सब एक एक हो जाएगा। हमने क्या बताया है, सर्किट को आप छोटा करते जाए, मन में भी कर सकते हैं, यानी ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी अब हम ऐसा बना लेंगे, यहां पर एक 2 ओम बना लेंगे, इन दोनों को हटा के, सब में 1 2 3 1 2 3 4 बना लो 2 2 ओम का, ऐसे 1 2 3 ये 4 बना लो। अच्छा नीचे देखो 2 2 4 2 2 4 2 2 4 दिख रहा है, सीरीज है, तो 4 4 कर लो नीचे में। देखो इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, हम 10 बार बच्चों को मतलब बताते रहते हैं। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, समतुल्य मतलब अगर उन दोनों को हटा के हम एक उतना लगा दें तो उतना ही काम करेगा, समझा। 1 और 1 का इक्विवेलेंट 2 है, तो 1 और 1 को हटा के हम 2 लगा सकते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब थोड़ा इजी हो गया। तो 2 और नीचे वाला 4, 2 4 2 4 2 4। अब ये सब पैरेलल है, क्लियर है। पैरेलल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। 4 2 जा 8 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 8 अपॉन 6 सब आएगा ना बे, मल्टीप्लाई अपॉन सम। तो इस 8 का 2 से काट दो 3, यानी 4/3, 4/3 4/3 4/3। ये भी 4/3 हो जाएगा, ये भी दोनों 4/3 हो जाएगा, ये भी दोनों 4/3, और ये भी दोनों कितना हो जाएगा 4/3। यानी 4/3 के कितने रेसिस्टेंस, 3 4 4, 1 2 3 4। ये चारों 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3। अब तो कोई भी बना लेगा यार, सीरीज है। क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट, 4 onto 4/3। बताए भी थे हम, सेम है तो मल्टीप्लाई कर दो 16/3। तो कितना आ रहा है बताइए, 3 5 जा 15.33। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार। कितना आया, क्यों बताएगा आंसर होगा। सबसे पहले तो सब में अलग अलग गया तो क्या होगा, सब पैरेलल है, ये सब काय में है पैरेलल, बट बीच बीच में ये भी है। तो थोड़ा सुनना, यहां से करंट जब ऐसे चला, ऐसे घूमा, तो क्या इन दोनों में करंट सेम होगा। तो ये दोनों काय में है, सीरीज में है, तो इसको मिला लीजिए। सीरीज में तो प्लस हो जाता है, 6 + 3 कितना 9। चलिए एक एक करके, बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन। 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 ओम। चलो मन में करते हैं, बहुत पागल करने लगा। 9 ओम, यहां जो 9 आएगा और ये 6 आएगा, काय में आएगा बताओ, पैरेलल। नहीं समझा, ये वाला और ये वाला काय में है बताइए, पैरेलल। ये दोनों को मिला लीजिए तो 9 और 9 और 6 काय में होगा, पैरेलल। फिर से हम बता दे, 9 और ये हो जाएगा 9 ओम, 9 ओम एंड 6 ओम, ये वाला 6 ओम पैरेलल में होगा। क्लियर हुआ। तो ये 6 + 3 9। चलो हम एक बना के दिखाते हैं। ये 9 यहां पे ऐसा बना लो, टाइम बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं। और ये हुआ 6, फिर ये 3। तो ये 9 और 6 पैरेलल, जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे 3 प्लस नहीं कर सकते। तो ये 9 और 6 पैरेलल में है, तो 9 एंड 6 आर इन पैरेलल। तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बताइए, 9 और 6 पैरेलल में, तो 9 × 6 अपॉन 15। सही है, पहली बार R1 ना लेते। तो ये 3 से कट रहा है, 3 2 जा 3 5 जा 9 दूना 18/5। यानी ये तीनों मिलाकर के हो गया 18/5। इसको काटते जाओ ऐसे, कट। अब ये तीनों 18/5। अब इसमें 3 प्लस होगा कि नहीं होगा। ये गोला जो हम घेरे हैं कितना हो गया बताइए, 18/5। सही है। फिर से देखो, 6 + 3 9, वो 9 इस 6 के साथ पैरेलल में है, तो इतना आ गया। फिर देखिए 18/5 + 3, 18/5 + 3, क्योंकि ये पूरा इसके साथ क्या है, सीरीज में दिख रहा है, करंट सेम होगा। तो इसके बाद +3 कर लीजिए इसमें। तो 18/5 + 3 15। कितना आ रहा, 33/5। और वो 6 के साथ काय में है, पैरेलल में। करते जाएंगे ऐसा, फिर इसके साथ 6 को इंटू करो, 6 के साथ मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट अपॉन सम, ऐसे करते जाओ। आंसर आएगा आपको, आर इक्विवेलेंट आना चाहिए 2 ओम। करो बच्चों, करके देखे सभी लोग। लगभग में 2 ओम होगा।
हाँ 6 से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट अपॉन सम करो। कैसे है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो सबने सेल पढ़ा है, बैटरी सेल। हर सेल के अंदर रेसिस्टेंस होता है। को बोले क्यों? तो सेल क्या होता है? सेल तुमने जानते हो कि इसमें 2 रॉड होते हैं जिसको आप इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इन दोनों रॉड को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड। एक ही नाम से बोलना है तो इलेक्ट्रोड। अच्छा, इसके अंदर एक केमिकल भरा होता है, लिक्विड, पेस्ट, कुछ भी भर सकते हैं हम, बराबर। गुड कंडक्टर होना चाहिए। क्या भरते हैं हम इसके अंदर बताइए? इलेक्ट्रोलाइट। ये है आपका सेल। मैं बोला भी होगा सेल बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, नोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो अब देखो रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? रुकावट। सेल के अंदर भी तो फ्लो होते हैं। कौन फ्लो होते हैं? आयंस। सेल के अंदर कौन फ्लो होते हैं? आयंस। वायर के अंदर कौन फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। उसमें भी आयंस हो सकते हैं। तो सुनो, तो ये क्या हो गया कि जब ये आयंस चल रहे होंगे तो इनको रुकावट होता होगा, बराबर। कौन रोकता होगा? कौन रोकता होगा? ये रॉड भी रोकता होगा और ये इलेक्ट्रोलाइट भी रोकता होगा। तो उससे रेसिस्टेंस होगा। व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? जब आयंस चलते टकराते हैं, जिससे टकराएंगे बोलेंगे यही रोक रहा है मेरे को, उसी का नाम फंसा देंगे। तो रेसिस्टेंस कौन दे रहा है? इंटरनल रेसिस्टेंस। ये सेल के अंदर है तो इंटरनल रेसिस्टेंस कौन दे रहा है? तो बोलेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट है उसने जो रेसिस्टेंस को ऑफर किया, किसको? आयंस को, उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस। ध्यान सुनो, द रेसिस्टेंस offered by electrode and electrolyte of cell when current is passes through it, when current is passes through it। रेसिस्टेंस किसको अपोज करता है? करंट को। is called internal resistance। तो हर सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, हर सेल में। सेल के नीचे लिखा भी रहता है, बड़ा छोटा होता है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इसको कैसे लिखते हैं लो? देखो, जब भी सेल बनाएंगे तो ऐसा वैल्यू देंगे तुमको, ईएमएफ भी देंगे और ब्रैकेट में स्मॉल आर दिया रहता है। ये कंपटीशन में, बुक में ऐसा भी देते हैं लोग। तो चोल्लर बुक होता है वो ऐसे देता है सीरीज में बना के। ये इंटरनल, ये अंदर है, अंदर है लेकिन हम बाहर दिखा रहे हैं, बट ये गलत है। बाहर कैसे दिखा रहे हो? अंदर है तो। खैर, इससे एक फायदा होता है, हमको पता चलता है कि वो सीरीज में है। देखो, हमको पता चलता है क्या है? सीरीज में। कोई कोई बुक में इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, देखो नीचे ऐसे बना के लिख देता है। यहां पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये पैरेलल है क्या? नहीं, पैरेलल नहीं है। क्या में होता है? सीरीज में। याद रखना, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है सर्किट के साथ सीरीज में माना जाता है। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, इंटरनल रेसिस्टेंस इज टेकन इन सीरीज विथ सर्किट। हमेशा सर्किट में जस्ट बैटरी के बगल में बना देना, या तो ऐसा लिखा रहेगा, या तो ऐसा, या तो ऐसा। ठीक है। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब तुम सोच रहे होगे इंटरनल रेसिस्टेंस से नुकसान है कि फायदा? दोनों है, दोनों है भाई। फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा कब है, नुकसान कब है, आपको हम थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। जब आप एक से ज्यादा सेल को जोड़ोगे तो उस समय ये फायदा होने लगेगा। जब एक से ज्यादा सेल को आप ग्रुप करोगे तो फायदा भी देगा ये। ग्रुपिंग ऑफ सेल तुम जानते हो, तुम्हारा टॉर्च होता था, छोटी वाली टॉर्च आती थी, उसमें कितने सेल ठूसते थे तुम? 3। तुम रिमोट में कितने सेल डालते हो? 2। करे ग्रुपिंग। तो हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारी ग्रुपिंग किए हैं। क्यों? मेरे रिमोट को चलने के लिए चाहिए 3 वोल्ट, बाजार में मिलती है 1.5 वोल्ट की बैटरी, तो 1.5 का 2 जोड़ दो, 3 हो गया कि नहीं हो गया भाई?
कैसियो में भी रिमोट में डाला जाता है बैटरी, तो सीरीज में बहुत सारी चीजों को सीरीज या पैरेलल। तो एक चीज गौर की हो क्या, कुछ चीजों में बैटरी उल्टी डाली जाती है, कुछ चीजों में सीधी। जैसे टॉर्च, टॉर्च में कैसे बैटरी डालते हैं हम लोग, टक 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 एक के बाद एक, हाँ एक के पीछे एक डाल देते ना। रिमोट में ऐसा डालते कभी, रिमोट में एक सीधा और एक उल्टा। तो बड़ा सी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कहीं कहीं दोनों सीधा भी लग जाता होगा, कोई कोई चीज होगी खिलौना उलौना उसमें दोनों सीधे भी बैटरी लगते होंगे। तो कुछ जगह तुमने देखा है ग्रुपिंग अपने लाइफ में, बहुत सारी ग्रुपिंग देखे हैं, बट तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, अभी हम तुमको ध्यान दिलाएंगे। तो कौन कौन फैक्टर है जो सेल के अंदर के रेसिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। तो देखो कितने फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जितनी बढ़ेगी रेसिस्टेंस बढ़ेगा ना, क्योंकि लंबा दूरी चलना पड़ेगा। एल जैसा, एल याद है तुमको पढ़ाया गया है केमिस्ट्री, अगर लौंडा पर क्या होता तो ये चैप्टर में बहुत सारी चीज आ गया रहता। तो केमिस्ट्री में तुम पढ़े हो, एल किसको लेते थे, दोनों रॉड के बीच के दूरी को। तो एल बढ़ा तो आर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एल बढ़ा तो आर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, याद करो याद करो। इसमें इसी को तुम एल बोलते थे कि नहीं, यहां से यहां तक की दूरी को एल, और एल बढ़ा तो आर बढ़ा। तो यहां पर डिस्टेंस जो होगा, आर जो होगा, सॉरी स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एंड डिस्टेंस बढ़ाइए तो ये बढ़ जाएगा। दूसरा आता है बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। भाई आप ये रॉड काय का बना है इस पे भी तो डिपेंड है। अगर रॉड खराब ले लिए तो रेसिस्टेंस ज्यादा, जैसे मान लो हम रॉड ले लिए एल्यूमिनियम का, कॉपर का, सिल्वर का, तो सिल्वर का रेसिस्टेंस कम है भाई। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। बेस्ट कंडक्टर लेस रेसिस्टेंस, अगर आपने बेस्ट कंडक्टर यूज किया तो उसका स्मॉल आर लेस होगा। तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट पे भी तो डिपेंड करेगा। क्यों, पढ़ो डेफिनेशन पढ़ो। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, भाई वही दोनों तो रोक रहे हैं, उन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। चौथा फैक्टर है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्स्ड, डूबा हुआ इन इलेक्ट्रोलाइट। सोचते हैं, देखो मान लो ये एक ऐसा है, ऐसी कहानी, तेरी मेरी कहानी, ये थोड़ा सा डूबा हुआ है। बताना किसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, तुम्हारा दिमाग हम देखते हैं। और इसमें पूरा डुबा दिया, किसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, चेक करो, बताइए किसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। सोच के थिंक अबाउट इट। रेसिस्टेंस क्या होता है, जब आयंस चलते हैं तो उनमें रुकावट होती है। जल्दी बताओ किसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, कम डूबा में कि ज्यादा डूबा में, जल्दी बताओ यार, टाइम बर्बाद हो रहा है तुम लोग मेरा। बताइए किसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। चलिए, तो आप ऐसे सोचना चाहिए था आपको कि सब आयंस जो होते हैं वो इस इलेक्ट्रोड पे जाके चिपकते हैं या इसी से कम्युनिकेट करते हैं। अगर इसका कम एरिया डूबा होगा तो ढेर सारे आयन वहीं पे इकट्ठा हो जाएंगे, आपस में मारकाट मचा दिए, रुकावट ज्यादा। तो स्मॉल आर यहां पे मोर, यहां पे स्मॉल आर लेस। मतलब ज्यादा डूबा होगा तो कम रेसिस्टेंस और कम डूबा होगा तो ज्यादा रेसिस्टेंस। चलिए, आपको ये भी पढ़ाया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि जो एरिया लेते हैं वो जितना रॉड डूबा है उसी का एरिया लिया जाता है। तो एरिया अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। हाँ, सोचे सचो 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 सोचो, कभी ऐसा हो तो क्या हो। देखो ये क्या हो गया भाई, अब ये एरिया है, एरिया किसका लेना है, इसमें पूरे रॉड का नहीं लेना भाई, डूबा नहीं है तो कैसे लोगे। तो कम डूबा है तो एरिया लेस, रेसिस्टेंस ज्यादा, बराबर है। डुबा दिए ज्यादा, इसमें जो एरिया लेते हो किसका एरिया लेते हैं, द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डीप्ड इन या इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान समझना इस बात को। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल। तुम कभी भी कोई सेल खरीदे होगे बाजार में, सेल खरीदे आज तक, हर सेल पे ऐसे लिख के आती 9 वोल्ट 10 वोल्ट, क्या लिखी रहती है वो, ईएमएफ। क्या लिखी रहती है, ईएमएफ। ध्यान से समझना मेरी बातों को। किसी के पास सेल है तो लाओ इधर,